नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पीएस एजुकेशन हब में। और अनुकंपा से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं और सभी के मन में रहता है, कुछ न कुछ प्रश्न ऐसे ज़रूर होते हैं अनुकंपा से संबंधित कि किसको मिलेगी, कब मिलेगी, कौन पात्र हुआ, क्या नियम, क्या शर्तें होंगी। तो ये हम एक वीडियो इसके पहले भी बना चुके हैं जिसमें हमने 1 से 20 तक के प्रश्न शामिल किए थे। अब हम 20 के आगे के प्रश्न को देखेंगे। और ये जो प्रश्नोत्तरी है ये कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के द्वारा अनुकंपा नियुक्ति में संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न से संबंधित है। तो आज हम प्रश्न 18 से प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 18 एक महत्वपूर्ण है कि क्या परिवार में एक कमाने वाले सदस्य के होते हुए भी दिवंगत सरकारी कर्मचारी के आश्रित की अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु विचार किया जा सकता है। प्रश्न को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या परिवार में एक कमाने वाले सदस्य के होते हुए भी दिवंगत सरकारी कर्मचारी के आश्रित की, तो दिवंगत सरकारी कर्मचारी का जो आश्रित है उसको अनुकंपा आधार पर नियुक्ति मिल सकती है कि नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि सबसे पहले आश्रित व्यक्ति को समझना होगा कि आश्रित व्यक्ति कौन है। तो आश्रित व्यक्ति से मतलब ये होता है कि जैसे कि माता पिता हैं तो माता पिता की जो संतान होती है वो माता पिता पर आश्रित होती है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनेक परिवारों में ऐसा होता है कि परिवार में काफ़ी सदस्य होते हैं कमाने वाले और उनके आश्रितों को नौकरी के संबंध में। तो यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति प्राइवेट है कमाने वाला, तो यहाँ पर ये शो करना मुश्किल हो जाता है कि उसका यदि कोई छोटा मोटा कार है, व्यवसाय है, तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि यह व्यक्ति जो है इसके कमाने के स्रोत अन्य हैं या नहीं है। लेकिन यदि कोई सरकारी व्यक्ति है तो ये निश्चित पता चल जाता है कि इस परिवार का अन्य व्यक्ति भी जो है वो सरकारी सेवा में है। तो यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, जी हाँ, उचित मामलों में यहाँ तक कि जब परिवार में पहले से ही कोई कमाने वाला सदस्य हो, आश्रित परिवार के सदस्य की अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु संबंधित विभाग मंत्रालय के सचिव के पूर्व अनुमोदन के साथ विचार किया जा सकता है। यहाँ पर मना नहीं किया गया है। यदि कोई परिवार में पहले से कोई कमाने वाला सदस्य हो और आश्रित परिवार के सदस्य की अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु संबंधित विभाग मंत्रालय के सचिव के पूर्व अनुमोदन के साथ विचार किया जा सकता है। यदि आप अप्लाई कर रहे हैं और जो विभाग है आपका या मंत्रालय के सचिव का पूर्व अनुमोदन के साथ आपके आवेदन पर पे विचार किया जा सकता है। यदि उन्हें उचित लगता है तो निश्चित रूप से आपको नियुक्ति मिल सकती है। तो ऐसी नियुक्ति के अनुमोदन से पूर्व स्वयं इस बात से संतुष्ट होगा कि अनुकंपा आधार पर नियुक्ति प्रदान करना सरकारी सेवा के आश्रितों की संख्या, परिसंपत्तियों तथा उसके द्वारा छोड़ी गई देयताओं, कमाने वाले सदस्य की आय और साथ ही उसकी देयताओं तथा इस तथ्य सहित कि कमाने वाला सदस्य सरकारी सेवक के परिवार के साथ रह रहा है और क्या उसे परिवार के अन्य सदस्यों की सहायता नहीं करनी चाहिए के संबंध में न्याय संगत है। तो इस प्रकार ये या तो कोर्ट भी डिसाइड कर सकता है या विभाग द्वारा भी डिसाइड करके और उसे नौकरी मिल सकती है। तो ये जो जानकारी है ये हम दे रहे हैं कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30 मई 2013 जो परिपत्र है, संख्या है 14/014/02/2012 स्थापना का है। और यहाँ से संबंधित ये हम जानकारियाँ दे रहे हैं। कुछ विभागों में थोड़े से अलग नियम हो सकते हैं, इसलिए आपको सभी विभागों से नियमों की जानकारी करनी पड़ेगी। इसके बाद ये जो है हमने प्रश्न 19वां और ये प्रश्न 20वां जो था ये हम पुराने वीडियो में देख चुके हैं। यहाँ पर गुमशुदा सरकारी कर्मचारी के आश्रित के लिए अनुकंपा हेतु है 7 वर्ष का रास्ता देखी जाती है। यदि 7 वर्ष में वो नहीं आता तो यहाँ पर उस पर विचार किया जा सकता है। प्रश्न 20वां जो है, किसी मंत्रालय विभाग के मामले में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन होता है, तो ये उसी विभाग का होता है, या तो मंत्रालय का होता है, विभाग में प्रशासनिक प्रभारी संयुक्त, यानी जो कुछ भी आपके ऊपर होता है वो अलग अलग विभागों में प्रमुख जो होते हैं वो इस बात पर नियुक्ति अधिकारी होता है सक्षम। फिर हम देखेंगे प्रश्न 21वां, पदों के किस समूह के लिए अनुकंपा आधार पर नियुक्ति की जा सकती है। तो अनुकंपा आधार पर नियुक्ति एक भर्ती वर्ष में समूह ग पदों, पूर्ववर्ती समूह घ पदों सहित में सीधी भर्ती कोटा के अंतर्गत 5% तक की रिक्तियों पर की जा सकती है। यानी जब सीधी भर्ती होती है तो उसमें भी 5% जो है वो आरक्षित रखा जा सकता है अनुकंपा के लिए। तो 5% रिक्तियों की जा सकती हैं। रिक्तियों के निर्धारण का तरीका दिनांक 16/1/2013 के अनुकंपा आधार पर नियुक्ति पर समेकित अनुदेशों में स्पष्ट किया गया है। प्रश्न 22वां है, ऐसे छोटे कार्यालयों संवर्गों में जहां अनुकंपा आधार पर नियुक्ति करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम रिक्तियां एक भर्ती वर्ष में 20 सीधी भर्ती रिक्तियों से कम है, वहां हम अनुकंपा आधार पर नियुक्ति कैसे करते हैं। ऐसे समूह ग पद जिसमें किसी भर्ती वर्ष में 20 सीधी भर्ती रिक्तियों से कम रिक्तियां हैं, यानी 20 जो है वो पद हैं मात्र और सीधी भर्ती होना है, तो उन्हें एक साथ मिलाया जा सकता है तथा एक वर्ष में रिक्तियों की कुल संख्या में से इस शर्त के अध्ययन 5% अनुकंपा आधार पर भरी जा सकती है कि ऐसे किसी पद
में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति एक से अधिक नहीं होंगी। अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु रिक्तियों की गणना करने के प्रयोजन से रिक्ति का अंश चाहे आधा हो या आधे से अधिक, किंतु एक से कम हो तो उसमें एक रिक्त माना जा सकता है। यानी ये आधा भी है तो उसे एक रिक्त पद मान करके और वहाँ पर उसकी भर्ती की जा सकती है। प्रश्न 23वां है, छोटे मंत्रालयों विभागों में जहां अनुकंपा आधार पर नियुक्ति करने के लिए वर्ष दर वर्ष पर्याप्त रिक्तियां नहीं होती, वहां अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु रिक्तियों की गणना कैसे की जाती है। तो छोटे मंत्रालय विभाग अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु 5% कोटा के अंतर्गत रिक्तियों की गणना करने का और अधिक उदार तरीका अपना सकते हैं। इस अनुदेशों के प्रयोजन से छोटे मंत्रालय विभागों को ऐसे संगठनों के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां पिछले 3 वर्षों के लिए 5% कोटा के अंतर्गत अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु कोई रिक्ति निर्धारित नहीं की जा सकती थी। ऐसे छोटे मंत्रालय विभाग प्रत्येक 3 वर्ष अथवा उससे पहले के वर्षों में उत्पन्न हुई सीधी भर्ती की कुल रिक्तियों को समूह ग तथा पूर्ववर्ती समूह घ पदों तकनीकी पदों को छोड़ करके में जोड़ सकते हैं तथा अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु एक रिक्ति के निर्धारण हेतु ऐसे वर्षों की रिक्तियों के कुल योग के संदर्भ में 5% रिक्तियों की गणना कर सकते हैं। यह शर्त के अधीन है कि मंत्रालय विभाग द्वारा 5% कोटा के अंतर्गत एक रिक्ति निर्धारण हेतु 3 वर्षों के अथवा 3 वर्षों से अधिक वर्षों के दौरान अनुकंपा आधार पर कोई नियुक्ति नहीं दी गई थी। तो यहाँ पर यही है कि 5% जो है वो रिक्तियों जो रहती हैं वो भर सकते हैं सीधी भर्ती में भी, और 3 वर्षों के यदि दौरान भर्ती नहीं हुई है तो ये पद जो है वो आरक्षित रहते हैं। और यदि कोई विभाग या राज्य सरकार चाहे तो ये रिक्तियों को परिवर्तित कर सकती है अलग नोटिफिकेशन जारी करके। और जैसे कि यहाँ कोविड के मामले में हो रहा है, कोविड के मामले में यहाँ पर सीधी भर्तियाँ हो जाएंगी जो नियुक्तियाँ होंगी। और फिर प्रश्न 24वां देखते हैं कि क्या किसी समूह का अथवा समूह खा पद के लिए अनुकंपा आधार पर नियुक्ति की जा सकती है। समूह का अथवा समूह ये नोटिफिकेशन में है, समूह का और खा क्या होता है, तो यहाँ पर है जी नहीं। यानी जो रिक्तियाँ होती हैं वो एकदम उच्च पद पर नहीं मिलती हैं, ये आपको लोअर जो ग्रेड होते हैं वहाँ पर ही मिलती हैं। यदि आश्रित व्यक्ति के पास उच्च योग्यताएं हैं तो क्या समूह का अथवा समूह खा पद के लिए अनुकंपा आधार पर नियुक्ति की जा सकती है, तो ये भी यहाँ पर नहीं है। आपके पास कितनी हाई क्वालिटी योग्यता हो लेकिन आपको जो पद मिलेगा वो वहाँ पर जो अनुकंपा के अनुसार जो ये कह सकते हैं कि वर्ग तृतीय और चतुर्थ कर्मचारी पद पर आपको पद मिल सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि यदि अनुकंपा आधार पर नियुक्ति 1 वर्ष में नहीं दी जा सकती है तो क्या इस पर अगले भर्ती वर्ष में विचार किया जा सकता है। यदि अनुकंपा आधार पर नियुक्ति 1 वर्ष में नहीं दी जा सकती तो क्या इस पर अगले भर्ती वर्ष में विचार किया जा सकता है। जी हाँ, अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए कोई समय सीमा नहीं है। अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु अनुरोध को अगले वर्ष अथवा उसके आगे के वर्षों में ले जाया जा सकता है, लेकिन 1 वर्ष में अनुकंपा आधार पर की गई कुल नियुक्ति सीधी भर्ती समूह ग कोटा की 5% की सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कुछ लोगों को जो है अनुकंपा मिलते मिलते 2 से 3-4 साल लग जाते हैं, तो ऐसा है कि इसको अगले वर्ष में भी भर्ती की जा सकती है। प्रश्न अगला है कि क्या भविष्य की किसी रिक्ति के लिए अनुकंपा आधार पर नियुक्ति की जा सकती है। तो भविष्य की किसी रिक्ति के लिए यानी भविष्य में कोई रिक्ति होगी तो उसके आधार पर कोई पहले से अनुकंपा हो सकती है, तो जी नहीं, अनुकंपा आधार पर नियुक्ति केवल तभी की जा सकती है जब उसके प्रयोजनार्थ नियमित रिक्ति उपलब्ध हो। भविष्य की रिक्ति के लिए कोई नियुक्ति नहीं की जा सकती है। 28वां प्रश्न है, क्या प्रशासनिक मंत्रालय विभाग कार्यालय से अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए कोई प्रतीक्षा सूची तैयार करना अपेक्षित होता है। वेटिंग लिस्ट के लिए बात यहाँ की जा रही है, तो जी नहीं, क्योंकि भविष्य की रिक्ति के लिए अनुकंपा आधार पर कोई नियुक्ति नहीं की जा सकती, अतः कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाती है। प्रश्न 29वां, क्या अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु अनुरोध पर विचार करने के लिए मंत्रालय विभाग में गठित समिति अगले वर्ष की रिक्ति के लिए नियुक्ति हेतु व्यक्तियों की सिफारिश कर सकती है। जी नहीं, समिति की सिफारिश केवल मौजूद रिक्तियों तक ही सीमित रहनी चाहिए। भविष्य की रिक्ति के लिए अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु कोई सिफारिश नहीं की जा सकती है। इन सारे प्रश्नों को मिलाकर के ही नियुक्तियाँ जो होती हैं अनुकंपा पर वो आधारित होती हैं। प्रश्न 30वां है, क्या एक तकनीकी पद के लिए अनुकंपा आधार पर नियुक्ति की जा सकती है। यहाँ तकनीकी यानी टेक्निकल जो पोस्ट होती है उसके लिए, तो जी हाँ, समूह ग तथा पूर्ववर्ती समूह घ स्तर के तकनीकी पदों के लिए भी अनुकंपा आधार पर नियुक्ति की जा सकती है। तकनीकी पदों के लिए 1 वर्ष में होने वाली कुल सीधी भर्ती की कुल रिक्तियों के आधार पर रिक्तियों की 5% कोटा की गणना की जाती है। प्रश्न 31वां है, क्या अनुकंपा आधार पर नियुक्तियों के लिए आरक्षण रोस्टर लागू है। जी हाँ, अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु चयनित व्यक्ति को उस श्रेणी जिससे वह संबंधित है
के आधार पर उपयुक्त श्रेणी नामतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य के लिए भर्ती रोस्टर में समायोजित किया जाना चाहिए। यहाँ पर रोस्टर की बात की गई, जो कोविड के हिसाब से भर्ती की जा रही हैं तो उसमें ये रोस्टर को हटा दिया है, क्योंकि एक आवश्यक भर्ती की जा रही है। और यहाँ पर जितने भी जो परिजन हैं जो कोविड के तहत मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, परिजन जो हैं उनको कहीं ना कहीं से किसी प्रकार की नौकरी मिलना अति आवश्यक है। तो उदाहरण के लिए यदि वह अनुसूचित जाति श्रेणी संबंधित है तो उसे अनुसूचित जाति आरक्षण पॉइंट के लिए समायोजित किया जाएगा। यदि वह अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग है तो उसे आजाजा आपीवा यानी अन्य पिछड़ा वर्ग पॉइंट के लिए समायोजित किया जाएगा। यदि वह सामान्य श्रेणी से है तो सामान्य श्रेणी के लिए ही रिक्ति पॉइंट के लिए उसे समायोजित किया जाएगा। फिर अनुकंपा आधार पर नियुक्ति की वांछनीयता के विचार हेतु मानदंड। अनुकंपा आधार पर एक चीज़ और देखना पड़ेगा कि यहाँ पर ये जो नियम बनाया है रोस्टर का, तो आवश्यकता तो उस हर व्यक्ति को है जिसका जो सेवा में व्यक्ति था वो चला गया है, तो वो चाहे अनुसूचित जनजाति का हो, पिछड़ा वर्ग का हो, या अनुसूचित जाति का हो, या सामान्य का हो, उसके परिवार पे तो वो सारी समस्याएं वैसे ही आएंगी जिसके परिवार से कोई सदस्य गया हो। कि यहाँ पर कोविड के समय रोस्टर को हटा दिया गया है और सभी जो जिनके सेवायुक्त जो कर्मचारी गए हैं तो सभी को नौकरी मिलना बहुत अनिवार्य हो गया है। प्रश्न 32वां संबंधित है अनुकंपा आधार पर नियुक्ति की वांछनीयता के विचार हेतु जो मानदंड है उस पर। प्रश्न 32वां है अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु विचार करने के लिए किसी व्यक्ति की निर्धारक योग्यता का मानदंड क्या है। तो योग्यता का जो मानदंड है वो हम देखेंगे। अनुकंपा आधार पर नियुक्ति करने के लिए निम्नलिखित पहलुओं पर अनिवार्य रूप से विचार किया जाना चाहिए। परिवार निर्धन है एवं उसे वित्तीय अभाव से उबरने के लिए तत्काल सहायता की आवश्यकता है। यानी महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि देखा जाएगा कि परिवार जो है वो निर्धन है और उसे वित्तीय अभाव से उबरने के लिए तत्काल सहायता की आवश्यकता है। दूसरा, अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदक को संगत भर्ती नियमों के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित पद के लिए पात्र एवं उपयुक्त होना चाहिए। यानी जो उसकी योग्यताएं हैं वो भर्ती नियमों के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित पद के लिए पात्र। यानी कि मान लो आप क्लर्क ज्वाइन कर रहा है तो आपका जो क्लर्क के अंतर्गत जो भी आपकी डिग्रियां हैं, जैसे आपकी 12th पास होना चाहिए, आपको कंप्यूटर या उसका नॉलेज होना ज़रूरी है, टाइपिंग का, तो इस प्रकार आपको थोड़ा सा उसकी जानकारी होना ज़रूरी है। और फिर जो है आश्रित परिवार की आर्थिक स्थिति की जांच पड़ताल करने का दायित्व अनुकंपा नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी का होता है। न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों में स्पष्टता उल्लेख है कि दिवंगत या चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति सरकारी सेवक के परिवार की वित्तीय स्थिति को नज़रअंदाज करते हुए अनुकंपा नियुक्ति का प्रस्ताव देना युक्ति संगत नहीं है। फिर अनुकंपा नियुक्ति के लिए स्वीकार्य रियायतें, इसमें जो रियायत मिलती हैं वो क्या है। तो अनुकंपा नियुक्ति करते समय प्रशासनिक मंत्रालय विभागों को क्या छूट उपलब्ध है, यानी छूट यानी रियायत। तो अनुकंपा नियुक्ति के निम्नलिखित आवश्यकताओं के पालन से छूट प्राप्त है। का भर्ती प्रक्रिया अर्थात कर्मचारी का चयन आयोग या रोजगार कार्यालय के बिना, यानी यहाँ पर जो रोजगार कार्यालय में जो आपका वो रजिस्ट्रेशन होता है उसके बिना कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अधिशेष कक्ष रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय से अनापत्ति। और यहाँ ये छूट मिली हुई हैं वित्त मंत्रालय विभाग द्वारा पदों को भरने के लिए जारी किए गए प्रतिबंध संबंधी आदेश। ये 3 चीज़ों से छूट मिल सकती है। अगला प्रश्न है क्या अनुकंपा आधार पर अवर श्रेणी लिपिक LDC के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति को टंकण परीक्षा पास करने से छूट प्राप्त है। महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि व्यक्ति को क्या जो टाइपिंग एग्ज़ाम होता है उससे छूट प्राप्त है। तो टंकण परीक्षा पास करने से छूट के मामले में अवर श्रेणी लिपिक के पद पर अनुकंपा आधार पर नियुक्ति कर्मचारी इस संबंध में जारी सामान्य आदेश द्वारा अभिशासित होंगे कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के CS प्रभाग द्वारा यदि उक्त पद केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा में शामिल है या पद केंद्रीय सचिवालय के लिपिकीय सेवा में शामिल न हो तो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के स्थापना प्रभाग द्वारा हो। फिर अगला प्रश्न है क्या कोई व्यक्ति जो किसी पद की शैक्षणिक अर्हता पूरी नहीं करता हो अनुकंपा आधार पर नियुक्त किया जा सकता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कोई पद की आपके पास शैक्षणिक अर्हता नहीं है तो अनुकंपा आधार पर नियुक्त किया जाएगा क्या। जी हाँ, ऐसा व्यक्ति जो किसी पद की शैक्षणिक अर्हता पूरी नहीं करता हो प्रशिक्षु नियुक्त किया जा सकता है। उस समय उसको प्रशिक्षु यानी वो अपनी नौकरी में रहते हुए और वो उन चीज़ों का प्रशिक्षण प्राप्त कर ले। जैसे कि मान लो कोई जिस विभाग में जैसे तकनीकी विभाग में है या शिक्षा विभाग में है तो उस समय उनको जो डिग्रियां या जो उनके प्रशिक्षणों की आवश्यकता होती है वो उसके बीच में वो कर सकता है। और ये जो है कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का जो आदेश है ये है 4414, इसके हिसाब से ये जानकारी। प्रश्न अगला है क्या सरकारी विभाग किसी विधवा जो किसी पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता पूरी ना करती हो को नियुक्त कर सकता है।
जी हाँ, ऐसे मामलों में किसी पद की शैक्षणिक अर्हता को वह विधवा जिस पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार चल रहा हो पूरी न करती हो तो उसे बहुकार्य कर्मचारी के पद पर ही नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि नियुक्ता प्राधिकारी संतुष्ट हो कि वह इस पद की ड्यूटियों को संतोषजनक ढंग से अंतः कार्य प्रशिक्षण द्वारा निष्पादित कर सकती है। अगला प्रश्न है, क्या दिवंगत सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को अनुकंपा आधार पर अनियत दैनिक तदर्थ संविदा आधार पर नियुक्त करने पर विचार किया जा सकता है? जी नहीं। दिवंगत सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को अनुकंपा आधार पर अनियत दैनिक तदर्थ संविदा आधार पर नियुक्त करने पर विचार किया जा सकता है, यानी डेली बेसिस वगैरह पे है, संविदा आधार पर है, तो ये जी नहीं। नियमित रिक्ति पर ही अनुकंपा आधार पर नियमित नियुक्ति, तो जो आपकी अनुकंपा जो लगेगी उसको नियमित रिक्त पद पर ही अनुकंपा की नौकरी दी जा सकती है। प्रश्न अगला है, अनुकंपा नियुक्तियों के मामले पर विचार करने के लिए समय सीमा, कितने समय में विचार किया जा सकता है? तो क्या अनुकंपा नियुक्ति के मामले में विचार करने के लिए कोई समय सीमा है? इस विभाग द्वारा जारी समय समय पर यथा संशोधित अनुदेशों के अध्ययन और रिक्ति की उपलब्धता होने पर अनुकंपा नियुक्ति के किसी आवेदन पर प्रत्येक मामले के गुणदोष को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा, जिसके लिए निर्धारित समय सीमा नहीं होगी। तो यहाँ पर जो है समय सीमा वाला जो प्रश्न है, तो ये सभी विभाग अपने अपने द्वारा जो अनुदेश हैं, आदेश हैं और रिक्तियों की उपलब्धता होने पर ही अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन पर और विचार किया जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, क्या कोई विभाग अनुकंपा नियुक्ति के विलंब से आने वाले अनुरोधों पर विचार कर सकता है? तो मंत्रालय विभाग अनुकंपा नियुक्ति के अनुरोधों पर सरकारी सेवक की बहुत पहले हुई मृत्यु या चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति होने के बावजूद भी विचार कर सकते हैं। ऐसे विलंबित अनुरोधों पर विचार करते समय वह ध्यान रखा जाएगा कि अनुकंपा नियुक्ति की संकल्पना सरकारी सेवक के परिवार की आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए उसे तत्काल सहायता देने के लिए इन सालों में परिवार किस प्रकार से जीवन निर्वाह करता है, इस तथ्य को सामान्यतः पर्याप्त साक्ष्य के रूप में लिया जाना चाहिए कि क्या परिवार के पास जीविका का साधन था। और अंतिम प्रश्न है, इसके बाद 20 प्रश्न और रह जाएंगे, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। लास्ट प्रश्न देखते हैं कि क्या ऐसे मामले जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5/5/2003 के ज्ञापन में किए गए प्रावधान के अनुसार 3 वर्ष की समय सीमा पूरा होने पर बंद कर दिए थे, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26/7/2012 के कागजात द्वारा समय सीमा में छूट दिए जाने के पश्चात पुनः खोले जाएंगे? जी हाँ, बशर्ते कि ऐसे मामले में 3 वर्ष की अवधि के दौरान रिक्तियों की अनुपलब्धता के कारण तथा क्रम संख्या 32 एवं क्रम संख्या 39 में उल्लिखित मापदंड के अधीन बंद किए गए हों। ऐसे मामलों को केवल इसलिए नहीं खोला जाना चाहिए क्योंकि समय सीमा में छूट प्राप्त की गई है। इस प्रकार हमने आज देखे हैं 20 प्रश्न और आने वाले वीडियो में हम फिर प्रश्नों को देखेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त होगी। वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे कि जो भी परिजन हैं जो इस प्रकार की आपदाओं में घिर जाते हैं उनको इस प्रकार की जानकारी मिलेगी और वे जो अनुकंपा से संबंधित जानकारियाँ हैं, नियम हैं, शर्तें हैं, वो जान सकेंगे। इस चैनल पर इससे संबंधित और भी आपको वीडियो देखने को मिलेंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के और वीडियो देख सकते हैं। ऊपर जो आई बटन है उस पर भी क्लिक करके आप अन्य वीडियो की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।